वेलकम टू एजुमेंट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रोग। तो मैंने आपको बता दिया है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग और खनिज तत्व और सारे रोग के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में रोग से संबंधित कुछ कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा रोग किस तंत्र को या किस अंग को प्रभावित करता है। उन चीजों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे शिशु मृत्यु दर क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, डाटा क्या है, सतत विकास लक्ष्य क्या है। इन सारी चीजों की चर्चा, एक संक्षिप्त चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो आप सभी का पुनः स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर और स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो, एक नई क्लास। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छी लगेगी। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। अंगों को प्रभावित करने वाले रोग, अंगों को प्रभावित करने वाले रोग के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तंत्रिका तंत्र। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछले एग्जाम में आप लोगों के पूछा भी गया है कि तंत्रिका तंत्र को कौन सा रोग प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक लाया हूं मैं आप सभी के लिए। और हमारी ट्रिक है मिट्टी को रोपो। मिट्टी को रोपो, यहां से जो ट्रिक निकलेगा, जो रोग निकलेंगे, नाम निकलेंगे, वो सभी तंत्रिका तंत्र से को प्रभावित करने वाले रोग हैं। ठीक है, क्या क्या रोग है? तो देखिए, पहला है मिर्गी। पहला क्या है? पहला है मिर्गी। दूसरा टी से बन गया टिटनेस। दूसरा क्या बन गया? टी से टिटनेस बन गया। तीसरा को से बन गया कोढ़, कोढ़ रोग। चौथा बन गया रो से रेबीज। और पी से बन गया, पो से बन गया पोलियो। तो ये जो 5 रोग हैं मुख्यतः तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। मिट्टी को रोपो, मिर्गी, टिटनेस, कोढ़, रेबीज और पोलियो, ये 5 रोग जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग हैं। तो याद रखिएगा इन 5 रोग को। मैंने आपको सारी चीजें ट्रिक से याद कराई है, तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। मिट्टी को रोपो। अब हम बात करेंगे आगे, चलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। मिट्टी को रोपो, मिर्गी, टिटनेस, ठीक है, कोढ़, रेबीज और पोलियो, 5 रोग तंत्रिका तंत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पानी, पानी से होने वाले रोग। तो नॉर्मल पानी पीने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पानी में कभी कभी कुछ केमिकल मिल जाता है जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है। पानी में कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग क्या है? इटाई। इटाई क्या नाम है? पानी में कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग है इटाई। इटाई जोड़ व हड्डियों हड्डियों के हड्डियों व जोड़ में जुड़ाव जो होता है वहां पर दर्द उठता है इटाई। इटाई से। अगला है पानी में पारे की अधिकता से होने वाला रोग। याद रखिए, कोई कमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सारे के सारे पानी में ज्यादा होंगे तभी प्रॉब्लम होगी। पानी में पारे की अधिकता से होने वाले रोग। पारा मतलब मरकरी, Hg फॉर्मूला होता है मरकरी का। तो पानी में पारे की अधिकता से होगा प्रॉब्लम, तो रोग होगा मिनी माता। मिनी माता कौन सा रोग होगा? मिनी माता। पानी में आर्सेनिक की अधिकता से होने वाला रोग। पानी में अगर आर्सेनिक मिल जाए और उसकी मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाए,
तो उससे भी प्रॉब्लम होगी, और उससे कौन सा रोग होगा? उससे रोग होगा कैंसर। याद रखिएगा, कौन सा रोग हो सकता है? कैंसर हो सकता है। पानी में पारे की अधिकता से होने वाला रोग है मिनी माता, पानी में आर्सेनिक की अधिकता से होने वाला रोग है कैंसर, पानी में कैडमियम की ज्यादा मात्रा होने से इटाई इटाई, ठीक है। और एक लास्ट है, पानी में नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब ना से नीला ना से नाइट्रेट, ना से नीला ना से नाइट्रेट। तो नीला क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बीमारी का नाम क्या है? ब्लू सिंड्रोम। ब्लू सिंड्रोम रोग। क्या नाम है बीमारी का? ब्लू, ब्लू मतलब नीला, नाइट्रेट। क्या नाम है बीमारी का? ब्लू सिंड्रोम रोग। ना से नीला ना से नाइट्रेट, ब्लू सिंड्रोम रोग। एक बार रिवाइज करेंगे। मैंने जो आपको बताया, पहला तो मैंने बताया कि तंत्रिका तंत्र को कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले जो रोग हैं, मिट्टी को रोपो, ट्रिक हमारी है मिट्टी को रोपो, मिर्गी, टिटनेस, कोड़, रेबीज, पोलियो। तो ये 5 रोग मैंने आपको बताए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है पानी में अधिकता से होने वाले रोग। पानी में अधिकता से रोग, तो अधिकता किसकी होगी? एक एलिमेंट की होगी। जैसे कि अधिकता किसकी हो जाए? अगर आर्सेनिक की अधिकता हो जाए, पहला तो आर्सेनिक है, अगर आर्सेनिक ज्यादा हो जाए तो कौन सा बीमारी? कैंसर। अगर कैडमियम ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी? इटाई इटाई। क्या नाम है? इटाई इटाई। और अगर पारा अधिक हो जाए तो बीमारी होगी मिनी माता। क्या नाम है? मिनी माता। और अगर नाइट्रेट ज्यादा हो जाए तो बीमारी है ब्लू सिंड्रोम। क्या नाम है बीमारी का? ब्लू सिंड्रोम रोग। तो ये अपना कंप्लीट होता है टॉपिक। क्लियर है? अब अपन कुछ रोगों के बारे में देखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा और याद हो जाएगा। ट्रैकोमा रोग है, और ये कौन से अंग को प्रभावित करता है उसको देखना है। ट्रैकोमा, ट्रकोमा या ट्रैकोमा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो बीमारी है, देखिए ट्रैक, ट्रैक को पकड़ लीजिए। ट्रैक किससे करते हैं? ट्रैक मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ट्रैक, पकड़िए ट्रैक को। और ट्रैक होती है, ट्रैकिंग होती है आंखों से। आंखों से ही आप किसी को निगरानी रख सकते हो ना। जासूसी किसी की करनी है, ट्रैकिंग करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? आंखों का। तो ट्रैकोमा किसको प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है। बनेगा? ठीक है। तो देखिए मैं रोगों का नाम लिख दे रहा हूं। और जैसे कि एक है, सेकंड है कुकुर खांसी। कुकुर खांसी, कुकुर खांसी या काली खांसी बोलते हैं इसको। तो देखिए कुकुर खांसी जो है, खांसते किससे हैं अपन? गले से। गला और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? गला प्लस श्वसन तंत्र को। तो देखिए नाम से ही अपन उसको याद कर दे रहे हैं ना, बिल्कुल भी अपने को कुछ ध्यान नहीं देना है। ब्रोंको ब्रोंको ब्रोंकाइटिस, ये बीमारी है। क्या नाम है बीमारी का? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। तो देखिए ब्रो, ब्रो, ब्रो मतलब रिश्तेदार। क्लियर है? ब्रो मतलब हमारा भाई, ब्रदर, आपका ब्रदर, हमारा भाई। तो ब्रो से निकलेगा, यहाँ पर आंसर में क्या आएगा? रिश्तेदार का नाम
कोई रिश्ता आना चाहिए, तो आंसर होगा श्वसन तंत्र। क्या होगा? ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है? ये रोग संबंधित है श्वसन तंत्र से। देखिए याद हो गया, ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, देखिए डेंगू ज्वर। क्या नाम है बीमारी का? डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर किसको प्रभावित करता है शरीर में हमारे? तो डी, डेंगू किससे बना हुआ है? डी से। डी फॉर डेंगू। ठीक है, और डी फॉर क्या होता है हमारा? दिमाग। डी फॉर होता है दिमाग, और दिमाग किस में होता है बताइए? सर में होता है ना। तो ये किसको प्रभावित करेगा? सर को। सभी को क्लियर है? डी फॉर डेंगू, डी फॉर दिमाग। डी और दिमाग होता है सर पे, तो डेंगू ज्वर किसको प्रभावित करता है? सिर को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा। बनेगा? ठीक है, अगला देखिए, एक महिलाओं को बीमारी होती है सिफिलिस। मातृ मृत्यु दर का कारण भी है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस, सिफिलिस बीमारी, ये जो बीमारी होती है ना, चेहरे में दाना आ जाता है और प्रतिरोधक क्षमता शरीर की एकदम ज्यादा डाउन हो जाती है। ठीक है, और ये बीमारी किसको हो जाती है? बच्चों को हो जाती है। कुपोषण से संबंधित है बीमारी। किससे संबंधित है? कुपोषण से। ठीक है, तो सिफिलिस जो है ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए। तो ये किसको प्रभावित करेगी? प्रजनन क्षमता को। याद रखिएगा, गर्भवती महिलाओं को होता है ये, तो ये प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। या विवाहित महिलाओं को होता है बीमारी सिफिलिस, जिससे बच्चों में चेहरे पे दाना आ जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और प्रजनन क्षमता भी क्या हो जाती है? इंसान की कम हो जाती है महिलाओं की, और इसका प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। बनेगा? एक बार फिर से देखिए, ट्रैकोमा, ट्रैक आंख, आंख को प्रभावित करेगा। कुकुर खांसी, खांसी कहाँ पर आती है? गले में आती है, तो गला को प्रभावित करेगा। ब्रोकाइटिस, ब्रो, ब्रो का मतलब सन, रिश्ता रिश्ता। डेंगू ज्वर, डी से डेंगू, डी से दिमाग, दिमाग होता है सिर पे, तो आंसर होगा सिर। सिर को प्रभावित करेगा डेंगू ज्वर। अगला देखिए, निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। ये तो आप सभी को पता होगा, इसको तो मैं याद नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये तो सामान्य तौर पे निमोनिया पता ही है सभी को, निमोनिया किस किस कहाँ पर प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखिए टीबी। टीबी किसको प्रभावित करता है? ये भी किसको प्रभावित करेगा? फेफड़ा को। ठीक है, देखिए एक अभिनेत्री है जिनका नाम है क्या? टिस्का चोपड़ा। क्या नाम है? टिस्का चोपड़ा। तो टी फॉर टीबी, और चोपड़ा से बना लो फेफड़ा, है कि नहीं? तो ऐसे याद कर लो, टिस्का चोपड़ा और टीबी। टी से आपका क्या बोलना चाहिए? टीबी, और वहां से फेफड़ा। बनेगा? अगला है एक बहुत प्रमुख बीमारी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं बताइए? इसका हिंदी नाम क्या है? आप सभी को मैंने बताया, डिप्थीरिया को बोलते हैं गल घोटू या गला घोटू। क्या बोलते हैं? गल घोटू या गला घोटू। गल घोटू या गला घोटू। अब सीधी सी बात है, बीमारी किसको प्रभावित करेगी? आप सभी लोग नाम देख के बता सकते हैं। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करेगा? गल घोटू या गला घोटू। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। याद रखिएगा, डिफिकल्टी, ब्रीथिंग में समस्या होती है। छोटे बच्चों को होता है डिप्थीरिया। ठीक है, तो ब्रीथिंग में समस्या होगी मतलब श्वास नली में दिक्कत, श्वास नली डैमेज हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, श्वास नली संकीर्ण हो जाती है डिप्थीरिया में। ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाती है। बनेगा यहाँ तक? बनेगा यहाँ तक? तो मैंने आपको प्रमुख बीमारियों का मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेलेग्रा, पेलेग्रा बीमारी किस कमी की, किस विटामिन की कमी से होती है? तो आंसर होगा B3,
लकवा, लकवा कौन से विटामिन की कमी से होता है? B7। त्वचा रोग के संबंध में कौन सा विटामिन है? B6। कैंसर के संबंध में कौन सा विटामिन है? विटामिन ए बनेगा, और डी भी होता है शायद, बट विटामिन ए होता है, इतना मुझे पता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है? नॉर्मली भी हमको जानना जरूरी है, और नॉर्मली भी हमको जानना जरूरी है, और सामान्य तौर पे भी हमको जानना जरूरी है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसडीजी लक्ष्य 2015। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन हुआ वाशिंगटन में। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो एक यूएन की एक महासभा हुई एसडीजी को लेकर, सतत विकास लक्ष्य। एक है एमडीजी। एमडीजी का फुल फॉर्म है मिलेनियम, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है? तो 2000 में एक मीटिंग हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, और इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, कुछ लक्ष्य बनाए गए। ठीक है, 18 लक्ष्य थे मेरे ख्याल से। हाँ, और उसे बोला गया है एमडीजी, और ये कब कंप्लीट हो गया? 2015 में खत्म हो गया। मतलब इसको 2015 तक के लिए बनाया गया था, 2000 में लागू किया गया और 2015 में इसको खत्म किया गया। तो एमडीजी खत्म हो गया, तो एक नया लक्ष्य बनाया गया, और विश्व के सभी देशों में इसको अपनाने के लिए सहमति बनाई गई। और वो लक्ष्य क्या थे? उसमें 17 विकास लक्ष्य थे। 17 लक्ष्य थे, जिसमें से हमको 17 लक्ष्य बस जानना है कि 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, और उसमें से एक लक्ष्य था शिशु मृत्यु दर के संबंध में, और एक डाटा मातृ मृत्यु दर के संबंध में था। तो याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर के संबंध में सतत विकास लक्ष्य कितना रखा गया? 15 से नीचे, 15 या 15 से नीचे। और मातृ मृत्यु दर के संबंध में कितना बोला गया? 70 या 70 से नीचे। यानी कि किसी भी देश की सरकार को अपने देश में, या किसी भी राज्य की सरकार को अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर को कितना रखना है? 15 के नीचे रखना है। यानी उनका जो डाटा है वो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइन है। जैसे कि हमारे भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, क्लियर है? राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए, उसी तरीके से यूएन ने भी सभी देशों को एक 17 प्रकार के लक्ष्य दिए हैं कि आप इन लक्ष्यों को हासिल करें, तभी तो विकास की जो परिपाटी है, विकास की जो सीमा है, उसको हम मान पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। तो उन 17 लक्ष्यों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की बात की गई है। शिशु मृत्यु दर कितना रखना है? 15 या उससे नीचे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना है अभी? लगभग 38 है। कितना है? 38। तो अभी हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। और भारत की बात करें तो भारत में 24 है। ठीक है, तो अभी हम अपने लक्ष्य से दूर हैं। उसी तरीके से मातृ मृत्यु दर 70 के नीचे रखना है। मातृ मृत्यु दर कितना रखना है? 70 के नीचे। भारत का लगभग 97 या 99 है।
तो अभी मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बता दूंगा, ठीक है, परंतु अभी हम अपने लक्ष्य से दूर है। 70 के नीचे ना तो भारत का है ना छत्तीसगढ़ का है। क्लियर है? तो ये सतत विकास लक्ष्य कहाँ है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे इस टॉपिक को तो आपको एसडीजी मिलेगा। एसडीजी को हिंदी में, एसडीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका मतलब है, सस्टेनेबल का मतलब है सतत, डेवलपमेंट का मतलब है विकास, और गोल का मतलब है लक्ष्य, यानी कि सतत विकास लक्ष्य को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? एसडीजी बोलते हैं। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है आप सभी को? तो एसडीजी बोलेगा तो याद रखिएगा, ये भैया यूएन की गाइडलाइन है कि मातृ मृत्यु दर को कितना रखना है। मातृ मृत्यु दर को 70 के नीचे रखने का टारगेट है, और अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो उनको 15 के नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। एमडीजी 2015 में खत्म हो गया तो कुछ नया बनाना था, तो यूएन ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में एक एसडीजी लॉन्च किया जिसमें 17 प्रकार के बिंदु थे, 17 प्रकार के विषय थे, और उन 17 को पाना 2030 तक। कब तक पाना है? समय सीमा कब तक है इसकी? 2030 तक इन लक्ष्यों को पाना जरूरी है। 2030 तक इन लक्ष्यों को पाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पिछले बार पूछा भी गया है कि शिशु मृत्यु दर कितने बच्चों में या काउंट किया जाता है। तो याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर जो नवजात बच्चे होते हैं, 3 प्रकार के दर होते हैं। एक तो नवजात शिशु के लिए होता है नवजात शिशु मृत्यु दर, एक होता है शिशु मृत्यु दर, एक होता है बाल मृत्यु दर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर जो होता है वो आपका क्या बोलेंगे, 1 वर्ष की अवधि के लिए अपन निकालते हैं, बनेगा नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर। नवजात शिशु का मतलब है कि प्रति 1000 जन्म पर, प्रति 1000 जीवित बच्चों पे जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, प्रति 1000 काउंटिंग में जो बच्चे मर जाते हैं, जिन बच्चों का किसी कारणवश किसी कुपोषण, एनीमिया या किसी संक्रामक रोग की वजह से मृत्यु होती है, उनको बोलते हैं अपन शिशु मृत्यु दर में काउंट करते हैं। समझ में आया? प्रति 1000 जीवित बच्चों पर जो बच्चे मर जाते हैं, जिन बच्चों को मृत पाया जाता है, उनकी काउंटिंग किसमें की जाती है? शिशु मृत्यु दर में की जाती है। प्रति 1000 याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार पूछा भी गया है कि शिशु मृत्यु दर कितने बच्चों के बीच में काउंट किया जाता है, तो 1000 बच्चों के बीच में काउंट करते हैं। गणना का आधार 1000 बच्चे हैं, 1000 जीवित बच्चे। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, 3 प्रकार की चीजें होती हैं। पहला है नवजात शिशु मृत्यु दर, दूसरा है प्लस शिशु मृत्यु दर, प्लस अगला है बाल मृत्यु दर। नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर। नवजात शिशु मृत्यु दर क्या होती है? तो देखिए, प्रति 1000 जीवित बच्चों पर, या हम बोले कि जन्मों पर, 28 दिन के भीतर, कितना है समय सीमा इसमें? 28 दिन के भीतर जो बच्चे
मृत पाए जाते हैं उसकी काउंटिंग किसमें की जाती है? शिशु मृत्यु दर में की जाती है। समझ में आया? नवजात शिशु मृत्यु दर यानी कि नवजात शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि वो बच्चे जिनकी एज लिमिट 28 दिन से ज्यादा नहीं होती या 28 दिन तक होती है, उनको नवजात शिशु मृत्यु दर में शामिल करते हैं। अगर 1000 बच्चे में वो बच्चे जो 28 दिन की एज या उससे कम एज के हैं और जो मृत हो गए, मृत पाए गए या सरवाइव नहीं कर पाए, उनको अपन किस में काउंट करेंगे? नवजात शिशु मृत्यु दर में काउंट करेंगे। समझ में आया? अगला देखिए, शिशु मृत्यु दर। यहाँ पर 1 वर्ष कितना है समय, इसमें एज लिमिट कितना है? 1 वर्ष। यानी कि वो बच्चे जो 1 वर्ष की अवधि तक होते हैं, जिनकी एज कितनी हो सकती है? 1 वर्ष। अगर कोई बच्चा है जो 1 वर्ष की आयु तक या उसके अंतर्गत मर जाता है किसी कारणवश, कुपोषण की वजह से, एनीमिया की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, संक्रमण की वजह से, वायरल की वजह से, तो उसको बोलेंगे हम नवजात शिशु मृत्यु दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिशु मृत्यु दर। तो याद रखिएगा, 1 साल में जितने बच्चे 1 साल की अवधि में पैदा हुए, पूरे 1 साल में जितने भी बच्चे जीवित हैं, उन बच्चों में 1 साल तक या उससे कम उम्र वाले जितने बच्चे मर गए या मृत पाए गए, उसकी काउंटिंग किसमें करना है? शिशु मृत्यु दर में करना है। समझिएगा ना, बात को ध्यान से समझिएगा। 1 वर्ष में जितने बच्चे जीवित जन्मे, यानी कि समय सीमा हमारी 1 वर्ष है। 1 वर्ष में जितने भी बच्चे जन्मेंगे, उसमें 1 वर्ष के अंतर्गत जिनकी आयु है, 1 वर्ष के अंतर्गत जिनकी आयु है, उनकी मृत संख्या को हमको क्या करना है? इसमें काउंट करना है। सभी को क्लियर हो रहा है? मैं अपनी तरफ से पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को क्लियर हो जाए। नवजात का मतलब है 28 दिन की अवधि में अगर कोई मर गया तो उसको बोलेंगे नवजात शिशु मृत्यु दर। अगर कोई बच्चा 1 साल के अंदर मरेगा तो उसको बोलेंगे आपका शिशु मृत्यु दर। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र के बीच 0 से लेकर 6 वर्ष, यानी कि इसमें अधिकतम सीमा कितनी है? 6 वर्ष। यानी 6 वर्ष के अंदर कोई अगर मरता है, 6 वर्ष के अंदर कोई बच्चा अगर मर जाता है, तो उसको काउंटिंग किसमें करना है? आपका बाल मृत्यु दर में करना है। क्लियर सभी को? बाल मृत्यु दर सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, जो नवजात शिशु है 28 दिन की, हम उसका एक स्टैंडर्ड माने 28 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसकी एज, यानी हमारे हिसाब से नवजात बच्चे वो होंगे जो 28 दिन या उससे 28 दिन तक ही होंगे। शिशु मृत्यु दर जो बच्चे 1 साल तक के होंगे, ठीक है। और बाल मृत्यु दर जो बच्चे 6 साल तक के होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार आप फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो शिशु मृत्यु दर से आता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है? शिशु मृत्यु दर। अब देखिए इसको कैसे, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है जो मैंने आपको बताया है। 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर मृत बच्चों की संख्या बटे जीवित जन्मों की संख्या, जीवित जन्मों की संख्या गुणित 1000। 1000 का गुणा क्यों करना है? क्योंकि हमारी जो काउंटिंग होगी प्रति 1000 होती है, इसलिए हम 1000 का गुणा कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं। 2000 जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000, तो हमारा जो
शिशु मृत्यु दर था कितना था? 77 था। अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 34 हो गया लगभग। और इसको एसडीजी लक्ष्य कितना है? एसडीजी लक्ष्य है 15 के भीतर, 15 या 15 के भीतर करना है, 15 से कम करना है। ये एसडीजी लक्ष्य है। बनेगा यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कुछ डाटा गलत बताऊंगा तो उसके लिए थोड़ा सा मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि आप सभी को सही जानकारी दूं, लेकिन फिर भी डाटा बहुत ज़्यादा है, तो मैं अगर कुछ गलत बताऊंगा तो आप लोग मेरी गलती जरूर बताइएगा मुझे, उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिशु मृत्यु दर के कारण क्या है। शिशु मृत्यु दर के कारण क्या है? शिशु मृत्यु दर के कारण क्या है? तो देखिए, कारण बहुत सारे हैं। लास्ट में अपन एक चार्ट के माध्यम से सारा डाटा देखूंगा। ठीक है, तो अभी आप समझने पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। बाकी डाटा की चीजों को मैं आपको आ, गलत तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लास्ट में अपन एक चार्ट के माध्यम से सारी चीजें देख लेंगे। शिशु मृत्यु दर के कारण क्या है? सबसे पहले अस्पताल में सुविधाओं की कमी। एकदम सिंपल है, इसको याद नहीं करना है। देखिए, सबसे पहली हमारी संस्थागत जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तो कमजोर है हमारे भारत का। दूसरा, संस्थागत प्रसव की जगह दाई या आया से प्रसव कराना। गांव में अभी भी क्या है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, कई जो मान्यतागत जो पुरानी पद्धतियां हैं, ठीक है, उसके द्वारा प्रसव कराया जाता है। ये भी एक रीजन है कि हमारे बच्चों की कई बार मौतें होती है। तीसरा, कुपोषण, कुपोषण संबंधी जानकारी का अभाव। चौथा, निम्न परिवार की महिलाएं गर्भवती अवस्था में भी मजदूरी करती हैं। जो गरीब परिवार की महिलाएं होती हैं वो क्या करती, गर्भवती अवस्था में भी रोजगार पर ध्यान देती हैं, और इसी वजह से क्या होता है, बच्चे पर वो ध्यान नहीं दे पाती। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा संक्रामक रोगों से प्रॉब्लम है, संक्रामक रोगों का खतरा होता है, संक्रामक रोगों का खतरा, संक्रामक रोग होने का खतरा रहता है बच्चों को। क्लियर है? और इसके अलावा एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ जो शिशु मृत्यु दर होती है वो सर्वाधिक किसकी वजह से होती है? संक्रामक रोगों की वजह से होती है। याद रखिए, क्वेश्चन आएगा। 52%, अगर 100% मृत्यु हो रही है तो 52% किसकी वजह से हो रही है? संक्रामक रोगों की वजह से। याद रखिएगा ये बात। सबसे ज्यादा मृत्यु दर का कारण क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है, माताओं का माताओं का जो माताओं का जो रोग होता है, जो भी रोग, मान लीजिए माता किसी रोग से पीड़ित हो जाती है, उसका प्रभाव किस पर होता है? वो रोग किस पर जाता है? शिशु पर जाता है। ये भी एक वजह है कि शिशु क्या हो जाता है, माता कमजोर है तो शिशु कमजोर होगा। और एक सबसे प्रमुख रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शादी कम आयु में हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में व रूरल एरिया में, या मान्यतागत पद्धतियां हैं कई जगह पर, बाल विवाह की अभी भी चल रहा है, बाल विवाह का प्रचलन, उसकी वजह से क्या होता है, कम आयु में विवाह हो जाता है। इसका महिलाओं का कम आयु में शादी करा दी जाती है।
अब जब महिला की आयु कम है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी, यानी कि उसके शरीर का विकास उस तरीके से नहीं हुआ है, तो वो माँ बनने के योग्य नहीं हो पाती। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चा जब आता है तो बच्चा भी क्या होता है, बच्चे को भी फाइट करना पड़ता है, और बच्चा अगर पैदा हो भी जाता है तो वो कुपोषित होता है, कमजोर होता है। और ये भी एक प्रमुख रीजन है कि शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों में हमको ज्यादा देखने को मिलती है। लिंगानुपात इससे रिलेटेड है, लिंगानुपात भी देखेंगे। तो ये हो गया शिशु मृत्यु दर। आप देखते हैं क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किसकी किसकी है, पूछेगा। ठीक है, हाँ, निम्न शिशु मृत्यु दर। निम्न शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो इसमें है सबसे कम शिशु मृत्यु दर है, जो सबसे पढ़ा लिखा राज्य है केरल। क्या नाम है? केरल नाम। आप लोग केटीएम सुने हो? केटीएम बाइक, केटीएम बाइक सुने हो ना? अपने जशपुर में बहुत चलती है। तो इसको उल्टा कर लो, केएमटी कर लो, केएमटी। केटीएम का थोड़ा सा चेंज कर दो, केटीएम को केएमटी लिख दो। तो पहला राज्य है शिशु मृत्यु दर जिसकी सबसे कम है केरल, दूसरा है तेलंगाना, और तीसरा है, सॉरी, केरल के बाद ये एम से महाराष्ट्र, और तीसरा है तेलंगाना। केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना बनेगा। यहाँ तक बनेगा सभी को। सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है? केरल में है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सबसे कम मृत्यु दर कहाँ पर है? केरल में। अगला देखिए, अब अपन देखेंगे मातृ मृत्यु दर। क्या देखेंगे अपन? मातृ मृत्यु दर। अभी मैंने आपको शिशु मृत्यु दर के बारे में डिटेल में समझाया था, अब उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा मातृ मृत्यु दर। याद रखिएगा, प्रति 1 लाख जीवित प्रसव पर, यानी कि 1 लाख बच्चों के जन्म पर, 1 लाख बच्चों के जन्म पर मृत माताओं की संख्या की काउंटिंग होती है मातृ मृत्यु दर में। मातृ मृत्यु दर की काउंटिंग किस में होती है? प्रति 1 लाख जीवित प्रसव पे, या प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर जो माताएं मर जाती हैं, या जो माताएं मृत हो जाती हैं, या मृत अवस्था को प्राप्त हो जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर। याद रखिएगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो माताएं हैं, क्या है? ये गर्भवती माताएं हैं। क्या है? गर्भवती महिलाएं हैं। तो इनकी जो टाइम लिमिट, जैसे कि अपन ने देखा था नवजात शिशु के लिए कितनी थी टाइम लिमिट? 28 दिन थी। तो इनके लिए भी एक समय सीमा निर्धारित की गई है, और वो कितनी है? 42 दिन। यानी कि 42 दिन के भीतर, 42 दिन के भीतर जो महिलाएं मृत होंगी उनकी काउंटिंग किसमें की जाएगी? मातृ मृत्यु दर में की जाएगी। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? आप सभी को 1 लाख इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग जो होगी वो 1 लाख प्रसव पे होगी, 1 लाख रजिस्ट्रेशन पे होगी। समझ में आ रहा है आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले से और क्लियर हो जाएगा। मदर मेटर्निटी रेट, एमएमआर, इक्वल टू कितना होता है? आ, प्रति 1 लाख प्रसव पर मृत माताओं की संख्या बटे कुल पंजीकृत, या कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या बोल सकता हूं मैं, गुणित
1 लाख, 1 लाख का गुणा कर दीजिए, MMR बनेगा यहाँ तक। प्रति 1 लाख जीवित प्रसव पे जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें से जो माताएं मर जाती हैं, मृत हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मातृ मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर क्लियर है। अब देखते हैं सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर वाले राज्य। सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर वाले राज्य। तो देखिए इसका ट्रिक है, मातृ मतलब अम्मा, तो अम्मू, अमू। पहला राज्य है कौन सा है? अ से असम। सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर किसकी है? पहला है असम, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश। ट्रिक है, अम्मू बोल लो या तो अम्मू बोल लो, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से याद कर लीजिए। दोनों में से जो अच्छा लगे आप याद कर लीजिए। असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बनेगा अमू। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन पिछले बार आया था, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में, भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? इथोपिया कंट्री का नाम है, एक जगह का नाम है जो कि अफ्रीका अफ्रीका में आती है। और ये जो कंट्री है बहुत ही पिछड़ी है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? कुपोषण। प्रॉब्लम क्या है यहाँ की? कुपोषण से ग्रसित है ये देश। और भारत का एक राज्य है जिसको भारत का इथोपिया कहा जाता है, और वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कुपोषण छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा है, और इसकी तुलना किससे कर दी जा रही है? इथोपिया से। तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति क्या है। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ डाटा देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। शिशु मृत्यु दर के संबंध में एफ वाई पी का मतलब है पंचवर्षीय योजनाएं। क्या नाम है? पंचवर्षीय योजनाएं। कुछ डाटा मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। 11वीं एफ वाई पी का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। यहाँ पर याद रखिएगा 11वीं एफ में शिशु मृत्यु दर को 28 करने का 28 तक लाने का प्लान किया गया था, टारगेट रखा गया था। 12वीं एफ में इसे कितना करने का प्लान किया गया था? 25 करने का प्लान किया गया था। ठीक है, कितना किया गया था? 25 करने का प्लान किया गया था। चलिए, तो अब कुछ तुलना करेंगे। ये डाटा मैं आप लोगों को बोला था, जो मैं डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करेंगे कुछ तुलना, और मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है,
थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये लेटेस्ट डाटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अंडर 5 मृत्यु दर। देखिए अंडर 5 मृत्यु दर क्या है इस डाटा में जो मैं यूज कर रहा हूँ। अंडर 5 मृत्यु दर का मतलब है 5 वर्ष के अंदर जिन बच्चों की मृत्यु होती है, 5 वर्ष के आयु वाले जो बच्चे मृत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंडर 5 मृत्यु दर बोलते हैं। क्लियर है, अंडर 5 मृत्यु दर। एक है आपका एक है आपका बाल मृत्यु दर और एक है आपका नवजात मृत्यु दर। ठीक है, छत्तीसगढ़ और भारत, ये जो डाटा है 2022 का है और इसके हिसाब से कितना है, 41 है, 32 है, 10 है, 8 है और ये है 38 और ये है 28। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा। तो एक चीज और देखेंगे अपन, मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम तो अपन देख चुके हैं। ठीक है, एक मिनट डाटा, जस्ट वेट, एक मिनट बस थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ। एक मिनट में एक डाटा सुधार लीजिएगा। मैक्सिमम मैंने बताया था एमयू, ये तो मैंने आपको बताया था, ये आपका है असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मिनिमम जो है आपका बताया था ना, ये आपका केएमटी, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, टॉप 3। तो इसको ये आपका शिशु मृत्यु दर का नहीं है फॉर्मूला, ये किसका है, मातृ मृत्यु दर का। थोड़ा सुधार लीजिएगा, गलती हो गई मेरे से, इसको सुधार लीजिएगा। ये किसका डाटा है, मातृ मृत्यु दर का डाटा है। क्लियर है, शिशु मृत्यु दर का डाटा नहीं है वो। ठीक है, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। आप सभी लोग देखिएगा, शिशु मृत्यु दर का डाटा मैं आप लोगों को अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक का, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो आगे देखेंगे। सभी को धन्यवाद।